के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले पर केंद्र और राज्य सरकारों के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर घोर निंदा की है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को उनके बड़े भाई जगदीश उपासने ने थप्पड़ जड़ दिया। और चौथी बड़ी खबर सक्ती जिले की ग्राम पंचायत मलदा में उप स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल उन्नयन की मांग सालों से चली आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों को लेकर 2 फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले में केंद्र और राज्य सरकार के सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं दूसरे फैसले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर भी रोक लगाई जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करना था। इसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम स्टूडेंट शामिल है। बेंच ने कहा है कि यह रोक अंतरिम है। जब तक मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्य मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बेंच ने जमीयत उलमे हिंद को उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अन्य राज्यों को भी याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, मदरसा स्टूडेंट के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, तो क्या मदरसों के अंदर क्या धार्मिक शिक्षा दी जाती है जिससे कि वह धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं और जो नॉर्मल शिक्षा होती है वो ग्रहण नहीं कर पाते? वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, मदरसा स्टूडेंट के सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, तो क्या मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर होता है जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला बताया है उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में इस तरीके के मामले चल रहे थे, जहां गैर सरकारी जो मदरसे थे, इसके साथ सरकारी जो मदरसे थे, उनके जो गैर मुस्लिम जो स्टूडेंट थे उनको ट्रांसफर करने को लेकर मामला चल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। आगे से इस मामले पर अभी बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कोई भी सरकारों के द्वारा कार्रवाई नहीं होगी। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो यह मामला बनाया जा रहा था कि जो मदरसे हैं उसको लेकर गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, इसके साथ ही जो सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको लेकर जो कहा जा रहा था कि इसमें जो है मुस्लिम बच्चे ही पढ़ सकते हैं, गैर मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसा नहीं है। और ऐसे में उनके द्वारा जो एडमिशन लिया गया था उन्हें जो है सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने को लेकर एक जो है बयान दिया गया था, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई जारी थी। वहीं उत्तर प्रदेश में गैर जो संस्थागत मदरसे हैं उनको बंद करने को लेकर भी यहाँ पर कार्रवाई प्रचलित थी। और इसके साथ ही जो मदरसों में बच्चे हैं और उन पर जिन पर कार्रवाई होना है, ऐसे में उन बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने को लेकर जो दलील दी गई थी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह सबसे बड़ा फैसला है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बिना दखल अंदाजी के बाद राज्य सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। निश्चित तौर से मदरसों को राहत है, इसके साथ ही जो स्टूडेंट है उनके भविष्य को भी राहत है। अब आगे की कार्रवाई जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। इस पे जो है एग्जामिन हो रहा है कि आखिर में जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कौन सी शिक्षाएं मिल रही हैं, क्योंकि अभी जो सरकार की तरफ से दलील थी उसके बाद यह भी नियम तय किया गया है कि अब मदरसों में जो है विज्ञान, गणित और जो पढ़ाइयां हैं वो भी कराई जाएंगी। साथ ही साथ अरबी फारसी की तो पढ़ाई होती ही होती है, लेकिन इनके साथ इनको भी जोड़ा जाए और तकनीकी शिक्षा से भी मदरसों को जोड़ा जाए, ये भी दलील दी गई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में जहां मदरसों का सर्वे कराया गया और उसके साथ यह देखा गया कि कई सौ मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी मदरसे हैं, कागजों में दाखिल हैं, लेकिन वास्तविक रूप से मदरसे कहीं नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह थी जहां केवल मदरसों के नाम थे, उसके साथ उनकी मान्यता चल रही थी, लेकिन वास्तविक धरातल पर कहीं भी वो मदरसे न चल रहे थे, शून्य की अवस्था में थे, यानी कि वो कहीं भी
कहीं संचालित ही नहीं हो रहे थे। ऐसे मदरसों को चिन्हित करके सरकार ने ऐसे मदरसों को खत्म करने की जो है आदेश दिया गया था। उसी क्रम में यह भी कहा गया था कि जो बच्चे मदरसे में नामित हैं, यानी कि जो पढ़ाई के नाम से नामित किए गए हैं, उनको सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया जाए, अन्यथा इन मदरसों पर कार्रवाई की जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। तो क्या प्रशांत, मदरसों में शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं हो रहा है, तो क्या मदरसों को जो फंड दिया जाता है बंद कर देना चाहिए? देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए कि शिक्षा का अधिकार के नियम के तहत, उसके साथ अनिवार्य शिक्षा में जहां ये माना जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो हायर एजुकेशन है, वहां पर सभी विद्यालयों में जो है कंप्यूटर होने चाहिए, इसके साथ ही लैब होना चाहिए और साथ ही साथ सभी विषयों पर पढ़ाई होनी चाहिए थी। लेकिन मदरसा नियमावली जो थी उसमें अरबी फारसी की यहाँ पर जो भाषाएं प्रचलित थी, इसके साथ ही अंग्रेजी है, हिंदी है, अन्य जो विषयों पर यहाँ पर जो है कमांड नहीं किया जाता था। इसको लेकर कई बार जो है आपत्ति दाखिल की गई है और इसके साथ ही कई बार याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं कि मदरसों में भी इस तरीके की शिक्षा लागू की जाए, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अन्य भाषाओं को सीखे, इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान से भी वो मजबूत हों। इस बात को लेकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मजबूती से कदम रखा और ये कहा कि मदरसों में अब अन्य भाषाओं में भी पढ़ाई होगी और इसके साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा से भी अब स्टूडेंट को जोड़ना होगा, जिसमें कंप्यूटर लैब वहां पर होनी चाहिए, उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री की भी लैब होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट है वो इन मदरसों में जो नियमावली है उसके साथ साथ ही तकनीकी शिक्षा से मजबूत हों। लेकिन बहुत से मदरसे ऐसे थे जहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, जिसको सरकार ने खारिज करने का काम किया और उसके साथ ही जो स्टूडेंट इन मदरसों में नामित थे उनको ये कहा गया था कि इनके सरकारी विद्यालयों में उनको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट थे कि सरकारी विद्यालयों में जो नियमित सीटें होती थी उनका पूरे रूप से भरे होना और उसके साथ ही सीटें खाली ना होना, तो ऐसे में जो स्टूडेंट थे उनके भविष्य अधर में दिखाई दे रहे थे, अंधेरे में दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ये याचिका दाखिल की गई है कि ये जो फैसला सरकार के द्वारा किया गया है इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है इसमें। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर घोर निंदा की है और कहा है कि जो लोग समझते हैं कि भारत में आकर आतंकी वातावरण तैनात करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार पीएम के नेतृत्व देने के लिए तत्पर है और एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, तहकीकात हो रही है। बता दें कि क्या कह रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और जो लोग समझते हैं कि भारत में आकर आतंकी वातावरण तैनात करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देने के लिए तत्पर है। एनआईए की टीम भी पहुँच चुकी है, तहकीकात हो रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से संवाददाता मोनू राठौर जुड़ गए। मोनू, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की घोर निंदा की है और कहा है कि जो भारत में आकर आतंकी गतिविधि करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी आज सिंधिया ग्वालियर दौरे पर है और उसी समान उनसे बयान किया गया जो फारूक अब्दुल्ला का जो बयान सामने आया, तो कहा मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। और जो भी हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ का आतंकी वातावरण का माहौल पैदा करेगा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भाई उनकी एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है, वहाँ सारे तथ्य सामने जो भी आएंगे, जो भी सामने आएगा उस पर जांच कार्रवाई की जाएगी। जी, पर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा और जब तक ऐसा रहेगा हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। मेरी आवाज आ पा रही है मोनू? इनसे हम टेक्निकल इशू की वजह से वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की घोर निंदा की है और कहा है कि जो आतंकवादी घटनाएं करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही आतंक वाले वातावरण को भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है। वहीं आपको बता दें कि एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है और तहकीकात हो रही है। बता दें कि मुंहतोड़ जवाब हमारी सरकार पीएम के नेतृत्व में देने के लिए तत्पर है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्वालियर से संवाददाता मोनू राठौर जुड़ गए। मोनू, जो फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, इस पर क्या कहना है? जी, जय सिंधिया ने इस बार बात कही और इसी बात पर कहा है कि अगर क्योंकि हमारे जो भारत की बात करेगा, जो भारत में माहौल आतंकवादी का माहौल पैदा करेगा, उसको प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और चाहे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान गिरने की बात करें, कई समय से आ रहा है, सिंधिया ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री की एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और उनके नेतृत्व में जो भी सामने आएंगे, चाहे पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, वो सामने बात चुनाव की बात आएगी। जी, तो ये बताइए कि जो एनआईए की टीम जांच कर रही है, उसमें कुछ अभी तक सामने आया है मोनू? जी, सिंधिया ने भी यही कहा है कि एनआईए टीम जांच कर रही है और जो टीम जांच से सामने आएंगी, उसके सामने बात सामने आएंगे और मीडिया को बताया जाएगा और बाकी प्रधानमंत्री नेतृत्व में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान की बात करें चाहे हिंदुस्तान की बात करें, बाकी चुनाव का जो चुनाव हुआ है, चुनाव के सामने आएंगे कि अभी मंत्रिमंडल को शपथ हुई है, उसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे तो मोदी के नेतृत्व में पूरा सब काम चल रहा है, अमित शाह के नेतृत्व में सब काम चल रहा है। जी मोनू, पर पहले से देखा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटना है वो काफी कम हुई है, जब से वहां पर शाह ने भी कहा था कि ये जो राज्य है वहां पर आतंकवाद काफी पहले से हद तक काफी कम हुआ है और देखने को भी मिला है अपन को। मैं आपको बता दूं, पहले वहां आए दिन हमेशा आतंकी हमले हुआ करते थे, चाहे कल की बात करें, लगातार आतंकी हमले हुआ करते थे। जब से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हिंदुस्तान सरकार पीएम जब मोदी बने हैं, उसके बाद कई घटनाएं आतंकवादी हमले भी कम होते जा रहे हैं। मगर अभी फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसमें एनआईए जांच चल रही है और जो भी सामने आएंगे उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, कल भी देखा गया था कि जहां से सीएम उमर अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ा था, गांदरबल में भी एक आतंकी हमला देखा गया था वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं, अभी चुनाव हुए, चुनाव नजदीकी निकले हुए, क्योंकि अभी आतंकी हमले ऐसे कई आतंकी हमलों को दिखाने के, संदेह नहीं बोला कि दिखाने के लिए कई आतंकी हमले किए जाते हैं और भारत पर नाम लगाया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को उनके बड़े भाई जगदीश उपासने ने थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद उपासने ने शटर का ताला तोड़ा, जिससे बड़े भाई ने तमाचा मार दिया। डकैती करने का आरोप लगाया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सच्चिदानंद उपासने ने कहा उनके भाई भूपेश बघेल के मित्र है, कांग्रेसियों के साथ मिलकर बीजेपी को बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन वे थाने नहीं जाएंगे क्योंकि ये परिवार का मामला है। वे छोटे भाई को भी पीट चुके हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिज्ञासा चंद्रा जुड़ गई है। जिज्ञासा, सच्चिदानंद उपासने ने शटर का ताला तोड़ा और जो उनके भाई है उनको थप्पड़ जड़ दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि सच्चिदानंद उपासने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रह गए हैं, उनका मामला एक बड़ा मामला सामने है जो काफी गंभीर बताया जा रहा है। इसमें बताया गया है जो सच्चिदानंद उपासने उनके बड़े भाई ने उन्हें थप्पड़, सच्चिदानंद उपासने किसी काम से जो है शटर खोल रहे थे, लेकिन उनके भाई ने समझा कि वो चोरी डकैती कर रहे हैं, जिसे लेकर उनके बड़े भाई ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया, जो काफी गंभीर मामला बताया जा रहा है। और इसका रुख जो है अब राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सरकार को बदनाम करने का आरोप अब इस पर लगाया जा रहा है। और क्योंकि सच्चिदानंद उपासने के जो बड़े भाई है वह अब सीधा राज्य सरकार को कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो पूरी तरह से झूठी पार्टी और चोरी डकैती की पार्टी है। विष्णु जो सरकार को पूरी तरह से बदनाम करती हुई नजर आ रही है, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये जो बिहारी गैंग उन्होंने इसे बताया है और इसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राज्य सरकार को बदनाम करने का जो है काम करी। इनके जो कार्यकर्ता है वो जो है चोरी डकैती जैसे घिनौने काम जो करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनके बड़े भाई ने बताया। तो ये पूरा मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले चुका है, जिसमें एक मामला जो दो भाइयों के बीच का मामला राजनीतिक मामला हो चुका है और जो विष्णु देसाई सरकार को पूरी तरह से बदनाम करता हुआ नजर आ रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो थप्पड़ जड़ने का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही कहा गया है कि कांग्रेसियों के साथ मिलकर बीजेपी को बदनाम करने में लगे हुए हैं लोग।
जी बिल्कुल, जब सच्चिदानंद उपासने के बड़े भाई ने उन्हें थप्पड़ मारा तो उन्होंने ये वीडियो जारी करते हुए कहा है कि जो सच्चिदानंद उपासने के बड़े भाई है वो कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल के साथ मिलकर जो राज्य सरकार है विष्णुदेव साय सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से सच्चिदानंद उपासने के बड़े भाई जगदीश उपासने ने उन्हें जो थप्पड़ मारा है उसके बाद जो है सच्चिदानंद उपासने ने ये पोस्ट लिखा और कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी वो भूपेश बघेल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रही है और ये पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ ले रहा है, जबकि इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि दो भाइयों के बीच में छोटी मोटी झड़प होती रहती है, लेकिन इस तरह से इसे राजनीतिक रूप देना कहीं से सही नहीं है। जी जिज्ञासा, आपने सही कहा कि छोटा सा मामला है, आपस में भी सुलझाया जा सकता है, पर जो दोनों भाई है उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है कि वो आपस में ही सुलझा सकते, पर फिर भी राजनीतिक रूप तूल पकड़ता जा रहा है मामला। जी बिल्कुल, जैसे कि आज ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो गुंडों की राज यहाँ चल रहा है, जंगल राज पूरी तरह से चल रहा है, कि जहाँ साफ तौर पर एक कुछ बड़ा भाई अपने छोटे भाई को थप्पड़ जड़ देता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पूर्व अध्यक्ष उन्हें उनका चोरी डकैती का जिस तरह से मामला सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराधियों को शरण दे रही है उस हिसाब से इनके कार्यकर्ता भी जो चोरी डकैती के मामले में संलिप्त है, ऐसा सब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है, जो पूरी तरह से जो राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी ये भी देखा जा रहा है कि जो बड़े भाई है वो प्रॉपर्टी को लेकर भी मामला सामने आया था, उसी को लेकर तो कहीं थप्पड़ नहीं जड़ा गया। देखिए इस तरह का मामला नहीं है, आपको एक्चुअल बात यह है कि सच्चिदानंद उपासने किसी दूसरे काम से जो शटर खोल रहे थे, घर पर घुसते हुए थे, जिसको उन्हें भाई ने घर पे घुसते हुए पकड़ लिया, शटर खोलते हुए देख लिया, तो इन्होंने गलत इसका इल्जाम लगा दिया, सीधा चोरी डकैती का मामला सामने। लेकिन अगर पूरी तरह से किसी बात को अगर नहीं जानते तो उस पर किसी भी तरह की राजनीति करना सही नहीं, क्योंकि अगर कोई इंसान अगर दूसरे से काम करते और अगर तो दूसरे तरीके से बता दे तो ये गलत होता है। जिस तरीके से घुसे तो उनके भाई से राजनीतिक टूल देते हुए सरकार को घेरते हुए चोरी डकैती का मामला जो है बता दिया है। जी ये भी कहा जा रहा है कि जो सच्चिदानंद उपासने ने कहा है कि उनके भाई भूपेश बघेल के मित्र है और कांग्रेसियों के साथ मिलकर बीजेपी को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं वो। जी बिल्कुल, बता दें कि जो जगदीश उपासने वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा रूप रखते हैं, तो उन्होंने कहा सच्चिदानंद उपासने से जो भूपेश बघेल की भी सरकार जिस तरह से जगदीश उपासने ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, तो उसी तरह से सच्चिदानंद उपासने ने कांग्रेस पार्टी को वैसे इस पर का इन सभी मामले को जो है भूपेश बघेल के ऊपर जड़ते हुए कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल और जो कांग्रेस की सरकार है वे जो है इससे जो है इस पूरी घटना से विष्णुदेव साय सरकार को बदनाम करती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के दोनों भाइयों के आपसी झगड़े अब राजनीतिक पुल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ सच्चिदानंद उपासने कांग्रेस पार्टी की ओर पर तंज कस रहे, वही दूसरी ओर जगदीश उपासने जो भारतीय जनता पार्टी की ओर तंज कस रहे हैं। तो जिज्ञासा, अभी क्या माहौल देखा जा रहा है कि दोनों में जो इनका जो मामला है वो सुलझ गया है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी तक इनका मामला किसी भी प्रकार का सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पहले तो आपको ये बता दें कि दोनों भाइयों के बीच झगड़ा पहले से चलते आ रहा है, लेकिन अब थप्पड़ पड़ने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ है तभी से मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये मामला पहले से काफी बड़ा है। ये दोनों भाइयों के बीच में पहले से किसी भी प्रकार की मतभेद पहले से ही था इनके बीच में। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा। सक्ती जिले की ग्राम पंचायत मलदा में उप स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल उन्नयन की मांग सालों से चली आ रही है। बच्चे हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन की मांग कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल रहकर भी दूसरे गांव पढ़ने जाने को मजबूर है। बच्चों ने सीएम विष्णुदेव साय से गुहार लगाई है। उन्होंने ये भी बताया कि जनप्रतिनिधि से लेकर कलेक्टर तक कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हमन गांव ला धुरिया पढ़े बर जाथन त हमन ला डर लगथे, ओकरे बर स्कूल ला हमारे गांव में खोले बर उन्नयन करे। और हमन के स्कूल में सभी चीज उपलब्ध है, बस एक ठा मान्यता उपलब्ध नहीं है 11वीं 12वीं की, और हमन करवाना चाहत हन। और साथ में जो हमन के प्ले ग्राउंड है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, जेकर से हमन ला खेलने में मुश्किल होती, और हमन एक ठा सुधारने के प्रयास करत हन।
हाँ, ये सब चीज़ ला हमन आवेदन दे दारे हन, लेकिन ओमन कोई भी हमन के बात ला सुनत नहीं है। जैसे कि हमन के दे विधायक हो गए, कलेक्टर हो गए, संसद हो गए, ये सब ला हमन ज्ञापन दे चुके हन, लेकिन वो हमन के बात ला इग्नोर करत थे। जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो हम लोग हमारे गांव के बहुत से ऐसे छात्र और छात्राएं डॉक्टर रमन सिंह से भी मिलने गए थे और आश्वासन दिए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी हम लोग दिए हैं, कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद और शिक्षा विभाग के जितने भी चाहे डीओ हो चाहे बीओ हो, सबको हम लोग दे चुके हैं। और इसके लिए हम लोग स्कूल के लिए और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए अभी वर्तमान में अभी इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके लिए हम लोग चुनाव बहिष्कार भी किए थे, लेकिन शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयजयपुर से संवाददाता संदीप कश्यप जुड़ गए। संदीप, स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग की जा रही है और काफी सालों से ये मांग की जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी मैम, आपको बताना मांग है जो है बात है जो अभी सरकार के जो शासन प्रशासन द्वारा है उसका बात जो मांग है। आपकी जो आवाज है वो साफ नहीं आ पा रही है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग है जो ग्रामीणों द्वारा मांग है जो पूरा नहीं। वहीं ये बताइए कि इन्होंने सीएम विष्णुदेव साय से भी स्कूल को लेकर मांग की है। मेरी आवाज आ पा रही है संदीप? जी, ग्रामीणों से हमने बात किया तो बताया कि हम जो शिक्षा मंत्री जो प्रभारी कार्यालय उसको जो क्षेत्रीय विधानसभा में उठाया जाए। ये भी देखा जा रहा है कि स्कूल रहकर भी दूसरे गांव में बच्चों को पढ़ने जाना पड़ रहा है। जी, स्कूल में जो बच्चे जाए और टीचर से 50 में यहाँ जो सेक्टर है इसको किसी प्रकार से यहाँ का पूर्ण नहीं चल रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इन 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।